पार्ट 6 निकाल लो। पार्ट 6 में हमारा त्रिभुज। बताओ तो क्या होता है त्रिभुज? त्रिभुज होता क्या है ये पूछा हमने। तीन घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मैं आपसे ये पूछा हूं कि त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में से ट्राइंगल कहते हैं। इसका आपको तीन कोने दिख रहे होंगे, ए बी सी। इन तीन कोनों के ऊपर इसके तीन कोण बनते हैं और तीनों कोणों का योग भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि तीनों कोणों का अगर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये तीनों कोण हो जाए तो तीनों कोणों का योग मिलाकर कितना होगा? 180 डिग्री। अब ये त्रिभुज चाहे किसी भी प्रकार का हो, या आपका समकोण हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, विषमबाहु, किसी भी प्रकार का हो, हमेशा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो अगर सिंपल से कोई पूछे कि त्रिभुज क्या होता है, कि भैया तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति। अब आकृति आपकी बंद होनी चाहिए, नहीं तो आप देखिए अगर तीन भुजा तो इसमें ये जो आकृति बन रही है इसमें भी आपकी तीन भुजा, लेकिन क्या हम इसको त्रिभुज का नाम देंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बंद नहीं है, तो हमें इसे बंद करना पड़ेगा। तीसरी भुजा के द्वारा इसे बंद कर दो इस प्रकार। तो त्रिभुज आपका कैसा ही बने, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। भुजाओं के आधार पर आपके त्रिभुज त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। लिख लो अगर आ जाए परीक्षा में तो। भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर कैसे होंगे? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भैया तीन होते हैं, आपको मैंने आपको बताया पहले भी। एक होता है आपका समकोण त्रिभुज, एक आध नाम आप बता दो। एक होता है समबाहु त्रिभुज, और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। सॉरी, ये समकोण नहीं होता, समद्विबाहु होता। तो कोण के आधार पर होगा समकोण? समद्विबाहु। इनका पता होगा आपको, ये क्या क्या होता है? बताओ क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज? जिसकी तीनों भुजाएं समान। समद्विबाहु की पूछ रहा हूं मैं। दो, जिसकी दो भुजाएं। हाँ, तीन नहीं तो दो, और क्या? अरे तो विषमबाहु क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? हाँ हाँ, सही जा रहा हो, सही बताया आपने। तीसरा बताओ विषमबाहु क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी भुजाएं समान नहीं होती। मैंने आपको इतनी इतनी बार लिखवा दिया, लेकिन पता नहीं आप याद क्यों नहीं रखते। अरे समद्विबाहु उसके नाम में छुपा हो, जिसकी समान दो भुजाएं हो। अगर समान दो भुजाएं हो तो समान दो कोण भी होंगे। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। अब यहाँ पर लिखा समबाहु, यानी सभी भुजाएं समान होंगी। अब कितनी भुजाएं यहाँ पर? तीन भुजाएं। तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो तीनों कोण भी इसके बराबर होंगे। और विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती। विषम का मतलब क्या होता है? और अलग अलग। ये तो भुजाओं के आधार पर होगा आपका। अच्छा, अगर आपसे कोण के आधार पर पूछ ले तो बताओ, कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होंगे? कौन कौन से? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार: समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। ये तीन प्रकार होते हैं आपके। तो न्यून कोण क्या होता है? 90 से कम। न्यून कोण यानी कि थीटा का मान क्या होगा आपका? अरे 90 से कम होगा ना। 98 94 क्या होगा? 98 94 यानी कि 90 से कम। अच्छा, दूसरा क्या होता है? समकोण। समकोण क्या होता है? उतारते जाओ।
समकोण यानी कि जहां पर आपका थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री। थीटा मैंने यहाँ पर कोण लिखा है ना, कंफ्यूज मत होना इसमें कि थीटा कहां से आ गई, ये थीटा मैंने कोण लिख दिया यहाँ पर। और तीसरा कौन होगा आपका अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है कि वह कोण जिसमें 90 से अधिक हो थीटा का मान, सॉरी 90 से कम, ये चिन्ह से लगाया मैंने गलत लगाया, ये तो 90 से ज्यादा हो जाएगा, ये होगा 90 से कम और ये होगा 90 से ज्यादा। तो भैया परीक्षा में पूछ सकते हैं आपसे, एक नंबर में ऐसे सवाल आते हैं। आगे की बात मैं बताऊंगा आपको। तो मैंने बताया आपको त्रिभुज, मैंने लिखवाया कुछ भी नहीं है यहाँ पर, वो आपको जितना समझना समझ लो, क्योंकि त्रिभुज मैंने आपको कई बार बताया कि तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोने होते हैं तथा तीनों कोनों के ऊपर तीन कोण बनते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के प्रकार होते हैं। अब किस आधार पर, भुजाओं के आधार पर। अगर भुजाओं के आधार पर पूछ ले तो तीन होंगे, कौन कौन से, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान होती है। अब ये ध्यान रखना कि जिसकी दो भुजाएं समान होती है उसके दो कोण भी समान होंगे। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, तो चूंकि तीनों भुजाएं समान होंगी तो तीनों कोण भी समान होंगे। और विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं असमान यानी कि बराबर नहीं होती हैं, तो उसको तीनों कोण भी बराबर नहीं होंगे। लेकिन त्रिभुज आपका किसी भी प्रकार का हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो या विषमबाहु हो, हमेशा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। बात आती है कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो, समकोण जो 90 डिग्री के बराबर हो और अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो। ये आपके त्रिभुजों की मैंने तुलना कर दी। बात आती है, हम पढ़ेंगे त्रिभुज की, उतार लो फिर बताऊं मैं। अब बात आती है अगला अगला हम पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता और त्रिभुज की सर्वांग समता। ये मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, हमने एक सवाल किया था वहां पर। बताओ तो क्या बताया था सर्वांग समता में। एक तो होती है त्रिभुज की सर्वांग समता, जो कि आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, सर्वांग समता। और एक होती है त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता, ये दो चीजें हमें पढ़नी है यहाँ पर। तो सर्वांग समता तो आपको बता देना चाहिए, वैसे समरूपता भी आपको बताई देना चाहिए। मैंने आपको एक दिन शॉर्टकट में बताया था 15 मिनट में, बता लिया सभी। परीक्षा में भैया ये आ सकते हैं आपके कोण के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो बता देना वहां पर, क्योंकि दो दो नंबर में ऐसे आते हैं आपकी परिभाषाएं छोटी छोटी, बाकी 3 नंबर में सवाल आ जाएगा। हाँ तो भैया बताओ त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है। तो त्रिभुज में बताया कि तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। सर्वांग समता का मतलब होता है सभी अंग समान, यानी सर्व प्लस अंग प्लस समता। सर्व यानी कि सभी अंग प्लस अंग का मतलब भुजा, और समता मतलब कि समान। अगर हम इसको तोड़े तो क्या बनेगा ये, कि जिसके क्या हो, सभी अंग समान हो, सभी अंग समान। तो किसके भैया, अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज, अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो, अगर पंचभुज की बात करें तो पंचभुज हो जाएगा, चूंकि हम यहाँ पर त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो जिस भी आकृति की हम बात करेंगे। अब अगर भैया मैंने दो त्रिभुज बनाए, मैं इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी,
और मैंने एक और त्रिभुज बना दिया, इसको नाम दे दिया DEF। तो अगर हम बात करें त्रिभुज की सर्वांग समता की, तो सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, जिसके क्या हो, सभी अंग समान हो। सभी अंग समान कैसे हो कि अगर हम दो त्रिभुजों की तुलना करेंगे। अब तुलना कैसे कि भैया यहाँ पर AB का कुछ मान होगा, AB की लंबाई होगी, यहाँ पर BC की भी कुछ लंबाई होगी और AC की भी कुछ लंबाई होगी। अगर हमने एक और त्रिभुज बनाया तो यहाँ पर DE की लंबाई होगी, EF की लंबाई होगी और DF की लंबाई होगी। तो भैया अगर हमें इन्हें सर्वांग सम बनाना है, तो अगर AB का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, BC का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, AC का मान है 6 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज कौन सा हुआ आपका, त्रिभुज ABC। अगर हम इसके सर्वांग सम करना है तो आपका DE का मान भी कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, DC का कितना, BC का कितना है 3, तो EF का भी आपका कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। ये आपका AC 6 सेंटीमीटर है, तो DF भी कितना होना चाहिए आपका 6 सेंटीमीटर साथ में। अब चूंकि इसके 3 कोण भी होते हैं, देखो एक कोण यहाँ पर बन रहा है आपका, मान लिया जाए ये कोण कितना है, ये आपका 40 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 80 डिग्री, क्योंकि 40 और 60 100, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये कितना होगा 180 हो जाएगा आपका। तो भैया अगर ये कोण भी आपका कितना हुआ 40 डिग्री, ये कोण हुआ आपका 60 डिग्री और ये कोण हुआ आपका 80 डिग्री। तो बताओ इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कुछ अंतर है क्या, नहीं है। यानी कि इसके अंदर 3 कोण है, अब चूंकि त्रिभुज है 3 कोण होंगे होंगे, इसके भी 3 कोण है, इसकी 3 भुजाएं और तीनों भुजाओं की माप भी हमारे पास। तो दोनों त्रिभुज की यहाँ पर AB का मान कितना 4 सेंटीमीटर, DE का मान कितना 4 सेंटीमीटर, BC का मान कितना 3 सेंटीमीटर, EF का मान 3 सेंटीमीटर, AC का मान 6 और DF का मान कितना 6। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कोई अंतर तो है ही नहीं, मतलब कि इनके क्या है, सभी अंग समान है, सभी कोण भी समान है, सभी भुजा भी समान है। तो ये त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज कौन सा हुआ DEF। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम का चिन्ह कैसे लगाते हैं, बराबर, बराबर के ऊपर उल्टा S, उल्टा S इस प्रकार का नहीं लगाना है उसको, मतलब उसको टेढ़ा कर देना है, ऐसे इसको ऐसा कर देना। तो ये चिन्ह का बन जाएगा आपका सर्वांग समता। तो मतलब कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाएं हो और उनके सभी कोण हो, तो उनको देखकर बता सकते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे। अब मैं आपको एक त्रिभुज बना रहा हूँ, यहाँ आपके सामने का आकृति, आपको देख के बताना है कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज किसके समान सर्वांग सम होगा या नहीं होगा। मैंने एक लिखा ABC, ये होगा आपका 1 2 2 3 5 मान लो आप इसको। ये होगा आपका 70 डिग्री, ये होगा आपका 60 डिग्री, 7 6 13 5 18, ये होगा आपको 50 डिग्री। त्रिभुज नंबर 2 DEF। आपको सर्वांग सम मैंने बताया आया नहीं आया समझ में, वह त्रिभुज जिसके क्या हो सभी अंग समान हो। अब मैंने यहाँ से कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, DEF लिखा भैया, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने 70 डिग्री, यहाँ पर लिख दिया मैंने 60 डिग्री, यहाँ पर लिख दिया मैंने 50 डिग्री। ये होगा आपका 2 3 5। बताओ भैया त्रिभुज सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे। त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम होगा आपका, त्रिभुज का नाम बताना है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, ABC सर्वांग सम होगा DEF के, फिर क्या किसके होगा, वही आपको बताना है देख के। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा था कि क्या त्रिभुज ABC सर्वांग सम है DEF के, तो भैया मैंने यहाँ पर लिखा कि ABC सर्वांग सम है DEF के, क्योंकि 40 बराबर 40, 60 बराबर 60, 80 बराबर 80, 40 और 60 के बीच में एक भुजा बन रही, 40 और 60 के बीच में एक भुजा बन रही, जिनका दोनों का मान कितना है 4 और 4। यहाँ पर 60 और 80 के बीच में भुजा बन रही, 60 और 80 के बीच में भुजा बन रही कितने 3 और 3 की, 60 और 80 के बीच में, सॉरी 40 और 80 के बीच में भुजा बनी, 40 और 80 के बीच में भुजा बनी कितनी 6 सेंटीमीटर की, इसमें नहीं बन रही, तो क्या सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे। लेकिन क्या हम जांच तो कर सकते हैं, क्या इसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है क्या इसकी भी एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है क्या इसकी 3 की है क्या, तो इसकी भी 3 भी है, इसमें 5 है, क्या इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर की है क्या, तो भुजाओं का अनुपात तो लगभग बराबर है। हम कोण की जांच करेंगे, क्या इसमें 70 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें बन रहा है क्या कोई बन रहा है, इसमें 60 का इसमें कोई बन रहा है क्या, इसमें 50 का इसमें कोई बन रहा है क्या, तो भैया सभी अंग समान तो है। फिर हम लिखेंगे कैसे इसको,
तो हम लिखेंगे, नामकरण करेंगे। देखिए इनकी जांच कैसे करते हैं, अब रुक जाओ मेरे को बता दें तो आप। तो यहाँ पर देखिए भैया कोण ए, कोण ए का मान कितना है 70 डिग्री। इसमें 70 डिग्री किसका मान है, कोण एफ का। तो ये हम कोण एफ लिख देंगे कितना 70 डिग्री हुआ। हम अपन उन कोण को आपस में बराबर कर लेते हैं। पहला काम तो हमारा देखने का भैया। अब मान लिया जाए 70 है, यहां पर कितना होता है 80 डिग्री होता। तो हमें तो पता है कि अगर सभी अंग समान होंगे तो क्या होंगे, इनके कोण और भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर 70 हो जाता, यहाँ पर कोई कोण 80 होता, और इसमें कोई 80 वाला है क्या, अभी नहीं है, तो हम मना कर देते कि भैया सर्वांग सम नहीं है। लेकिन अभी कोण तो बराबर है ना, तो हम इनकी जांच कर लेते हैं कि भैया कोण इनका आपस में बराबर हो रहे या नहीं हो रहे। यहाँ पर कोण बी है, कोण बी का मान कितना है 60 डिग्री। क्या इसमें किसी कोण का मान 60 डिग्री है क्या, किसका है डी का। तो हम यहाँ पर कोण डी का मान रख दें कितना 60 डिग्री, यानी कि ए के बराबर एफ, बी के बराबर डी, और तीसरा कोण कौन बचा कोण सी। कोण सी कितना है 50 डिग्री। क्या इसमें कोई कोण का मान 50 है क्या, कोण ई का है, तो ये कोण कितना होगा यहाँ पर 50 डिग्री। अब हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो हम इन तीनों त्रिभुजों को सीक्वेंस में लिख देंगे। त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है आपका एफ डी ई। कौन सा है एफ डी ई। अब चूंकि इनकी भुजा तो आपस में बराबर है, देखना क्या ए बी का मान एफ डी के बराबर है क्या, ध्यान से देखना ए बी का मान एफ डी के बराबर। कहां है एफ डी, ये है एफ डी, एफ डी ये 2 है, ये भी क्या 2 है क्या। यहां से थोड़ा सा देख लो कि ए बी का मान यहां पर कितना है 2, और यहां पर कितना है एफ डी 2 है। देखना कहां से, सीक्वेंस में देखना, देख रहे हैं आप। हमने यहां पर तीनों कोणों को आपस में किया कि ए बी सी किसके बराबर है, ए बराबर है एफ के, बी बराबर है डी के, और सी बराबर है ई के। तो हमने तीनों कोणों को लिख दिया कि ए बराबर एफ बराबर 70, बी बराबर डी बराबर 60, सी बराबर ई बराबर 50। तो हमने लिख दिया ए बी सी बराबर एफ डी ई सीक्वेंस में। तो हमने लिखा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ डी ई। अभी हमने बराबर सर्वांग सम नहीं लिखा, लेकिन अब ध्यान से देखना, हम सीक्वेंस में देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा भुजा ए बी लिखिए, और यहां पर कौन सी लिखिए एफ डी। पहली दो भुजा को देखना हमें ए बी और एफ डी। तो यहां से ए बी का मान कितना 2 सेंटीमीटर, यहां से एफ डी का मान कितना बराबर है। अगली भुजा जाओ, अगली भुजा कौन है बी सी, और यहां से कौन है डीई। तो बीसी का मान यहां से कितना 3, और कौन सा है डीई, डी का मान कितना 3 बराबर है। तीसरी भुजा कौन होगी, पहले ए बी आई फिर बी सी, अब कौन आएगा ए सी। तो यहां से कौन आएगा एफ ई, एफ ई तो कौन सा ए सी, ए सी का मान कितना आपका 5, और ये कौन बचा एफ ई कहां गया, ये रहा आपका 5। तो क्या इनकी भुजा इनके कोण आपस में बराबर हुए नहीं हुए, हो गए। तो यानी ये त्रिभुज कौन से होंगे सर्वांगसम होंगे। लेकिन कौन सर्वांगसम होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा एफ डी ई के, ना कि डी ई एफ के। अगर आप इस त्रिभुज को ऐसे लिख दो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है किसके डी ई एफ के, तो भैया कहां सर्वांगसम है, क्या कोण ए का मान डी के बराबर है क्या, नहीं है ए का मान डी के। लेकिन इसमें देखो आप ए का मान एफ के बराबर है, ये देखो ए का मान किसके बराबर है एफ के, बी का मान किसके बराबर है डी के, ये देखो बी का मान डी के। इसमें तो है नहीं बी का मान डी के बराबर, सॉरी बी का मान ई के बराबर है क्या। तो बस इस प्रकार लिखना है इसको, जो कौन है ना उसी के सामने लिखना है। अगर पहले आपने ए लिखा है तो ए का मान किसके बराबर होना चाहिए डी के, अगर नहीं है तो ये सर्वांगसम नहीं है। यहाँ पर देखो ए किसके बराबर है एफ के, बी किसके बराबर है डी के, सी किसके बराबर है ई के। ये होते सर्वांगसम। आपको परीक्षा में सीधे सीधे ऐसे दो आकृति बनाकर देंगे, पूछेंगे कि ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है या नहीं है। अगर सर्वांगसम है तो आपको इसी प्रकार लिखना कि ए बी सी सर्वांगसम है डी ई एफ के, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। देखो ए बराबर डी, ए बराबर डी, बी बराबर ई, और सी बराबर एफ, ये आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये आकृति बनाओ तो बना लो आप ऊपर वाली। तो सर्वांगसम क्या होते हैं कि जहां समान बहुभुज की, अब समान बहुभुज कैसे कि अगर मान ली जाए हमें त्रिभुज दिया है तो अगला भी कौन होना चाहिए आपको उसको सर्वांगसम करने के लिए, अगली आकृति भी त्रिभुज ही होना चाहिए। त्रिभुज की तुलना हम कभी चतुर्भुज से नहीं करेंगे, क्योंकि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है 4, तो त्रिभुज की भुजा त्रिभुज से करेंगे, चतुर्भुज की तुलना चतुर्भुज से करेंगे। और अगर व्रत आ जाता है तो व्रत की तुलना किससे करेंगे, व्रत से करेंगे।
वृत्त सर्कल जानते हो ना, क्या होता है? एक गोला उतार लो आप, गोला ही होता है। नहीं दिख रहा क्या? और भैया मैंने हटाया उन्हें, कभी कभी पीछे आना, मैं उसमें पैर वैर लग गया तो वहां जाके कार का मोबाइल का नुकसान हो जाएगा 10-12 हज़ार रुपये का सुबह सुबह। तो भैया ये तो आपका 9th क्लास का मामला था, क्या? सर्वांग समता। अब हम अगला पढ़ेंगे समरूपता। अब मैं समरूपता बताऊं तो उसको भूल मत जाना आप इतनी देर में। सर्वांग समता मतलब कि सभी अंग समान होना चाहिए आपके कुल मिलाकर। जो लाइन बनाई है मैंने ऐसी भले मत बनाना, मैंने आपको तुलना करके बताया ना। अब बात आती है समरूपता की, उतार लीजिए। समरूपता की तो परिभाषा भी आती है, विशेषताएं पूछते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, लिखिए। लिख के आना, परीक्षा में पिछली बार ही पूछा था। थोड़ा स्पीड बढ़ाएं अपनी। ताल ली क्या? देखो ये इस तरफ क्या आकृति में, इस तरफ क्या आकृति में, देखो कुछ अंतर दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा सा देख के बताओ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चिंता मत करो, पूरा पूरा दिमाग में बिठाऊंगा मैं आपके। क्या दिख रहा है? एक लात देंगे मिला के उठा के तुमको। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों त्रिभुज को देखो, उसके बाद उन दोनों त्रिभुज को देखो, और फिर इन दोनों त्रिभुज में और उन दोनों त्रिभुज में कुछ अंतर दिख रहा है क्या आपको? तो किस बात का दिख रहा है? संख्या ज्यादा बड़ी है। अरे थोड़ा अंतर तो ठीक से देखना सीख जाओ, देखते कैसे अंतर? मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों की तुलना कर लिया आपने दिमाग में। इसमें क्या है कि इसका कोण इसके बराबर, इसका कोण इसके बराबर, इसका कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। इसमें भुजा बराबर, इसमें भुजा बराबर नहीं है। हाँ तो यही बोल रहा हूँ कि भैया इन दोनों त्रिभुजों को देखो, उसके बाद इन दोनों त्रिभुजों को देखो, हमें इनके आपस में तुलना करनी है। अब तुलना किस प्रकार करनी है कि भैया जब हमने त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पढ़ी, अब यहाँ पर लिखा त्रिभुज की समरूपता, तो दोनों में कुछ तो अंतर होगा। तो अंतर देखो किस प्रकार का है, जब हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम किया था यानी कि सभी अंग समान थे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? समरूपता, यानी कि इनका क्या, समरूपता का मतलब क्या होता है कि समान रूप होना चाहिए, समान रूप। अब यहाँ पर सभी अंग समान थे, यहाँ पर क्या हो, समान रूप होना चाहिए आपके। किस प्रकार देखो, यहाँ पर ए के बराबर डी था कोण, बी के बराबर ई था, सी के बराबर एफ था, उसे यहाँ पर इस भुजा के बराबर ये भुजा थी, इस भुजा के बराबर ये भुजा, और इस भुजा के बराबर ये भुजा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो कोण ए का मान किसके बराबर है? डी के है, यानी कि ये कोण इसके बराबर है।
कुछ चल रहा है क्या? वायर जल रहा है जैसे लग रहा है। बी का बराबर ई के 65 है और सी का मान किसके बराबर है? एफ के है 80 डिग्री 80 डिग्री। तो कि भैया इन दोनों त्रिभुजों के भी कोण तो आपस में बराबर है, लेकिन क्या इनकी भुजाएं आपस में बराबर दिख रही है आपको? तो इसमें और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पर तो इनकी भुजाएं बराबर थी, लेकिन यहाँ पर इनकी भुजाएं बराबर नहीं है। तो ये भुजाएं बराबर नहीं है तो भैया इनका समान रूप कैसे होगा? आप ध्यान से देखना, यहाँ पर कोण ए का मान किसके बराबर है? कोण ए का मान कोण डी के बराबर है और जो कितना है? 35 डिग्री। कोण बी का मान कोण किसके बराबर है? कोण ई के बराबर है, जिसका मान कितना है? 65 डिग्री। आपका दोनों कोण का मान आपस में बराबर। और कोण सी का मान किसके बराबर है? कोण एफ के कितना है? 80 डिग्री। यानी कि यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के अभी भी संगत कोण तो आपस में बराबर। इनको संगत कोण बोलते हैं। संगत कोण यानी कि इनके सामने के कोण, ए का मान डी के, बी का मान ई के और सी का मान एफ के। ये लिखा ना हमने संगत कोण। संगत कोण का मतलब यही है कि ए के साथ कितना आना चाहिए? उसका बराबर वाला कोण। ए के साथ आपका एफ नहीं आना चाहिए। यहाँ पर एफ का मान कितना है? 80। ए का मान कितना है? 40। तो यानी 40 के साथ 80 नहीं आना चाहिए। 40 के साथ कितना आना चाहिए? 40। 60 के साथ 60, 80 के साथ 80। यहां पर भी ये सही है। ए के साथ डी यानी कि 35 के साथ 35 आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 35 ही आएगा हर बार, कितना भी आ सकता है, 30 आ सकता है, 25 आ सकता है, लेकिन बराबर कोण आपस में साथ आना चाहिए। उन्हें हम बोलते हैं संगत कोण। तो यहाँ पर इनका संगत कोण तो आपस में बराबर है। साथ में संगत कोण के साथ क्या होना चाहिए? जब दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। समरूपता की शर्त क्या है? शर्त नंबर 1, इनके संगत कोण आपस में बराबर हुए। तो पहली शर्त तो क्या होगी कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। बराबर होने चाहिए। हमने इसमें इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ये कक्षा 9 में था। कक्षा 9 आप पढ़ चुके हैं। तो भैया इनके संगत कोण आपस में बराबर हुए। बात नंबर 2 क्या होना चाहिए इसमें? हाँ, आपको पढ़ना है, चिंता मत कीजिए आप। बात नंबर 2, अब जो संगत कोण है ना, उनके साथ संगत भुजाएं भी आएगी आपकी। संगत भुजाएं कैसे? 35 और 65 के बीच में एक भुजा बन रही, जिसको आप किस नाम से जानोगे? ए बी। यहां पर देखो 35 और 65 के बीच में एक भुजा बन रही, जिसका नाम क्या है? डीई। यहां पर क्या था? ए बी। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो ध्यान से देखना, ए बी बटे में कितना? डीई। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे में। अनुपात का मतलब होता है बटे में। कि भैया या तो लिखो 3:4 या इसको लिख दो 3/4। ये बात एक ही है। तो क्या होना चाहिए? इनके संगत भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए संगत कोण के साथ। अब संगत कोण के साथ फिर से देखना, यहाँ पर कितना लिखा है? 65। यहाँ पर कितना लिखा है? 80। 65 और 80 के बीच में कौन सी भुजा बन रही? बीसी। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर लिखा 65, यहाँ पर कितना लिखा? 80। 65 और 80 के बीच में कौन सी भुजा बन रही? ईएफ। ये देखो हमने ईएफ को लिख दिया। अगली बात आई किसकी? 35 और 80 के बीच में भुजा कौन सी लिखी है? एसी। यहां पर 35 और 80 के बीच में भुजा कौन सी लिखी है? डी एफ। अब इनकी भुजाओं का मान लिखो आप। तो आपके जब त्रिभुजों की समरूपता होती है तो समरूपता की शर्त क्या है कि आपके संगत कोण बराबर होने चाहिए, साथ में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। तो हमने संगत कोण तो आपस में बराबर कर दी। अब हम संगत भुजाओं की पहचान कर रहे हैं कि जो भुजाएं इनका अनुपात आपस में बराबर है या नहीं है। अभी तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कितना लिखा? 3, यहाँ पर कितना लिखा? 9, यहाँ पर कितना लिखा? 4, यहाँ पर कितना लिखा? अभी तो हमें देखने में कुछ बराबर लग रहा है कुछ इसमें आपको कोण के अलावा? नहीं लग रहा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे। तो अब यहाँ से ए बी का मान उठाओ आप। ए बी कितना है? 3। बी सी कितना है? अरे बी सी, हाँ 4। और ए सी कितना है? ये सी लिखा कितना? 6। दूसरे वाले त्रिभुज में जाओ, कितना लिखा है? डीई। डी कितना है? 9। और कौन लिखा? ई एफ। ई एफ कितना है? 12। और कौन लिखा? डी एफ। डी एफ। डी एफ कितना है? 18। अब ये बराबर कुछ मत लगाना। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4 तिया 6 एकम 6 तिया। तो कितना बचा यहाँ से? 1/3। यहाँ से कितना बचा? 1/3। यहाँ से कितना बचा? तो क्या 1/3 1/3 तीनों आपस में बराबर है क्या? तो यानी कि क्या हुआ यहाँ पर कि पहली शर्त तो क्या है? इनकी संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए, साथ में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। 1/3 काय में? ये अनुपात में ना, या तो हम इसको लिखें 1:3 या कैसे लिख दे इसको? 1/3। तो संगत भुजाएं कौन सी? कि संगत कोण मान रहे थे आपके 35 और 65। ये देखो 35 और 65, जिसके बीच में भुजा कितनी थी? 3। यहाँ से कितना है? 9। हमने लिखा 3 और 9 को, 3 और 9 हल हो गए, कितना हुआ? 1/3। 65 और 80 के बीच में भुजा 4। 65 और 80 के बीच में भुजा 12। 4/12 कितना हुआ? 1/3।
35 और 80 के बीच वाली भुजा, 35 और 80 के बीच वाली भुजा 6/18, हल होके कितना हुआ 1/3। पहली शर्त क्या हुई कि संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए, और दूसरी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या है, संगत भुजाएं, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये किसकी बात हुई, त्रिभुज की समरूपता की। समरूपता का मतलब कि समान रूप। समान रूप कैसे कि इनके संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। नंबर 2 संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। ये जो लिखा ना अनुपात बराबर होना चाहिए, इसे समान अनुपात भी लिख सकते हैं। कैसे, मैं दूसरा पॉइंट अगर यहां से लिख दूं कि संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपात में होनी चाहिए, समानुपात में होनी चाहिए, में होनी चाहिए। तो ये जो लिखा ना दूसरा पॉइंट कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए या संगत भुजाएं समानुपात में होनी चाहिए, तो समानुपात लिखा ना, इसका मतलब अनुपात बराबर ही लिखा है। तो ये दूसरा पॉइंट दो बार लिखा ना, ये बात एक ही। अगर परीक्षा में ऐसा जाए कि भैया बताओ संगत भुजाएं समानुपात में होती है क्या, हाँ होती है, या संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है क्या, होता है। तो ये नहीं, जो दूसरा पॉइंट लिखा ना ये एक ही है, इसको दो अलग अलग भाषाओं में लिखा है। ये समानुपात लिखा ना, समानुपात यानी समान अनुपात, और समान अनुपात मतलब समान मतलब कि बराबर, तो यानी कि अनुपात बराबर, ये दोनों एक ही बात है। ये स्लेस लगा के लिख लेना इसको, दूसरा पॉइंट दो बार उतार लो आप। तो समरूपता क्या होती है कि जब भी हम दो त्रिभुजों की तुलना करेंगे तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए तथा संगत भुजाएं आपस में समान अनुपात में होनी चाहिए। और सर्वांग समता क्या होता है कि दोनों त्रिभुजों की सभी अंग समान होने चाहिए, यानी भुजाओं के साथ कोण भी बराबर होने चाहिए। ध्यान रखना, सर्वांग समता में क्या था, भुजाओं का मान आपस में बराबर था। यहाँ पर मान बराबर नहीं है, यहाँ पर अनुपात बराबर है। आपको आए ये दोनों समझ में, सर्वांग समता और समरूपता आ गया। रुको तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे भी, आपको समझ में आया नहीं आया, सवाल आएंगे, चिंता मत करो। नहीं जस्ट इससे सवाल आते हैं आपके, अब देखता हूँ आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। एक तरफ लिखा सर्वांग समता यानी कि सभी अंग समान, एक तरफ लिखा समरूपता यानी कि समान रूप होना चाहिए, देखने में सिर्फ बराबर लगना चाहिए। मैं देखता हूँ आपको कितना समझ में आया बस एक सवाल में। पांच नंबर का सवाल है, किसी को समझ में नहीं आता अभी पूछ लेना यहीं पर। वो ये जो दो पॉइंट लिखे, दो पॉइंट तो आते ही हैं हर बरस हर साल। सीधे सीधे लिखने के दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब यदि उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, और नंबर दो संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए, समानुपात में होनी चाहिए। क्या कोई मेरे को दैनिक जीवन से सर्वांग समता और समरूपता का कोई उदाहरण दे सकता है, हमारे दैनिक जीवन से, व्यवहारिक जीवन से, सर्वांग समता और समरूपता का? तो किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो तो?
गणित इतना अच्छा विषय कि आपको याद कुछ रखना ही नहीं पड़ता, उसके शब्दों में सब कुछ लिखा जाता है। जैसे लिखा समानुपात, समानुपात को आप तोड़ दो, समान अनुपात, समान यानी कि बराबर, अनुपात यानी कि अनुपात। यहाँ पर लिखा सर्वांग समता यानी सभी अंग समान, सभी अंग समान का आपको मतलब पता ही होगा, अंग का मतलब होता है भुजा, यानी सभी भुजा क्या होनी चाहिए, आपस में समान होनी चाहिए। समरूपता लिखा यानी कि समान रूप होना चाहिए भैया। बहुत अच्छा डिटेल से पढ़ाया मैंने, अब आप इतने में ना समझ पाओ तो फिर बोल दो मेरे से, मैं और भी अच्छे से समझा दूंगा। बाकी फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, अगर आपसे कोई सर्वांग समता की विशेषताएं पूछ ले तो कैसे बताओगे? सर्वांग समता की लिखी नहीं है मैंने, देखो अब आप कि पहला पॉइंट तो दोनों में कॉमन होगा नहीं होगा, किसके भी संगत कोण बराबर है और इसके भी संगत कोण बराबर है। ये देखो यहाँ पर 40 के बराबर 40 था, 60 के बराबर 60 था, 80 के बराबर 80 था, इसमें भी तो ऐसे ही हुआ। 35 के बराबर 35, 65 के बराबर 65, 80 के बराबर 80। तो उसी को तो हमने देख के लिखा कि क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। लेकिन सर्वांग समता में दूसरा पॉइंट क्या आएगा, संगत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। किसमें, समरूपता में। यहाँ पर किसमें अनुपात में बराबर है, 1/3 बराबर है, 1/3 के बराबर है, 1/3 के। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो सीधे सीधे भुजाएं बराबर है ना। कौन किसके बराबर है, ए बी का मान किसके बराबर है, डी ई के। तो क्या यहाँ पर अनुपात बन रहा है क्या आपका, नहीं बन रहा। यहाँ पर तो सीधे भुजाएं बराबर बन रही है। बी सी किसके बराबर है, ई एफ के। ए सी किसके बराबर है, डी एफ के। तो अगर इसकी पूछ ले तो ये बता देना, कोई पूछे तो बता देना तुमसे। सर्वांग समता क्या होते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं भी बराबर होती है। समान अनुपात में हो जाए तो समरूपता बन जाएगा, अगर भुजाएं बराबर हो जाए सर्वांग सम बन जाएगा। सभी ने बेराठी की चप्पल तो देखी होगी काले कलर की, देखिए ऐसा कोई जिसने नहीं देखी। तो भैया ये तो आपको पता है कि चप्पल है जोड़े में आती कि 8 नंबर के साथ 8 नंबर, 7 नंबर के साथ 7 नंबर, 6 नंबर के साथ 6 नंबर। अब ध्यान, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, आप थोड़ा सामने समझ लीजिए। बेराठी की चप्पल देखी आपने सभी ने, ठीक है, मैं उसको ध्यान समझाओ। अगर किसी का 8 नंबर चप्पल है तो दोनों चप्पल 8 नंबर की पहनेगा, पक्की सी बात है वो तो भैया जो 8 नंबर चप्पल होगी, जो साइज आपके सीधे पैर की चप्पल का होगा वही साइज लंबाई चौड़ाई में आपको उल्टे पैर की चप्पल का भी होगा। जितना वजन आपके सीधे पैर की चप्पल में होगा उतना ही वजन आपको उल्टे पैर की चप्पल में होगा। और जिस बनावट के साथ जो कोण आपका सीधे पैर वाली चप्पल में लगेगा वही आपके किस में लगेगा, उल्टे पैर में लगेगा। तो क्या आपके दोनों पैरों की चप्पल में कुछ अंतर होता है क्या? आपको ये गलती से बोल ही मत देना कि भैया एक तो इस प्रकार की होती है और एक इस प्रकार की होती है। हल्की सी बनावट में होती है कि भैया एक पैर आपका इस तरह से आता है और एक दूसरा पैर, तो भैया कोण जितना यहाँ पर बनेगा उतनी कोण यहाँ पर इस तरफ बनेगा बनेगा। तो यानी कि दोनों का आपस में क्या होगा, कोण आपस में बराबर होंगे। साथ में उनकी लंबाई चौड़ाई आपस में क्या होती है, बराबर। जितना इसका वजन उतना इसका वजन। लेकिन अगर हम वही बात कर लें, एक बेराठी 8 नंबर की सीधे पैर की और एक बेराठी आपकी 6 नंबर की सीधे पैर की, तो उनमें कुछ समानता होती है क्या? आपकी बेराठी की चप्पल की फिर से बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर हमने कौन सी बात की थी, दोनों की चप्पल कौन सी थी आपकी, 8-8 नंबर की। लेकिन अब मैं फिर से बात कर रहा हूं कि आप दो चप्पल को लो, एक हो गया आपकी 8 नंबर की और एक छोटी सी हो गया आपके छोटे भाई बहन की 6 नंबर की, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों ही बेराठी कंपनी की है, तो भैया दोनों की बनावट तो यहाँ पर भी एक समान ही होगी। बनावट का मतलब क्या, उसका कोण। बनावट का मतलब क्या, उसका कोण। लेकिन क्या जितनी लंबाई 8 नंबर की होगी उतनी लंबाई 6 नंबर की होगी क्या? नहीं होगी। जितना वजन इसमें होगा उतना वजन इसका होगा क्या? तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, इसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, लेकिन बनावट तो एक जैसी होगी ना आपकी।
तो यानी कि यहाँ पर आपके त्रिभुज बड़े छोटे हो सकते हैं, जैसे कि 8 नंबर 6 नंबर। लेकिन क्या इसमें आपकी चप्पल है बड़ी छोटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। यहाँ पर आपके त्रिभुज दोनों आपस में कैसे होने चाहिए? बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अगर ये भुजा आपकी 4 की जगह पर कितनी हो जाए? 5, तो ये भी कितनी होनी चाहिए आपकी? 5। अगर ये भुजा आपकी 3 की जगह पर 8 हो जाए तो ये भी कितनी होनी चाहिए? 8। अगर ये आपकी 6 तो ये भी कितनी होनी चाहिए? 6। ऐसा थोड़ी कि भैया हम इसको 5 से 10 कर देंगे, इसको 8 से 16 कर देंगे, इसको 6 से 12 कर देंगे, तो क्या ये दोनों त्रिभुज अब सर्वांग होंगे क्या? नहीं होंगे। हो सकता है समरूप हो जाए, क्यों? क्योंकि इनके संगत कोण तो अभी भी क्या है आपस में? बराबर। लेकिन अगर हम जब भुजाओं का अनुपात आपस में निकाल लेंगे और वो अगर बराबर होगा तो वो क्या हो जाएंगे आपके? समरूप। लेकिन सर्वांग सम में क्या होंगे? सभी भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। लेकिन समरूपता में भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। मैंने आपको व्रत पढ़ा दिया है। निकालो प्रश्नावली 6.1 और उसका देखो पहला खालिस्तान, जिसके में लिखे हुए निशान लगे हुए, अगर वो बोला मन से तुक्का मार के तो मैं उससे कारण पूछूंगा, दांत मत निकालना फिर ही करके। तो पढ़ो पहला रिक्त स्थान क्या लिखा है, और मोस्ट टाइम पे हर साल आते हैं ये चारों पांचों खाली रिक्त स्थान। सभी व्रत खालिस्तान होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं कि समरूप होते हैं? कॉन्ग्रेट और सिमिलर। समरूप होंगे। क्यों होंगे समरूप? व्रत एक जैसे होते हैं, गोला तो होते हैं। ये क्या होते हैं? एक जैसे गोला तो होते हैं। समरूपता की कुछ शर्तें पढ़ी नहीं पढ़ी हमने? संगत कोण बराबर होनी चाहिए, संगत में समान में, साथ में संगत भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो बताओ कैसे होंगे? समरूप होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो क्यों होंगे भाई? तो मैं पूछ रहा हूं, कारण बताओ भैया, कारण दिए मैंने। समरूप होंगे वो मेरे को पता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समरूप बता के आगे बढ़ जाऊं तो अच्छा लगेगा क्या? 360 डिग्री का होता है, 180 का होता है। पहली बार त्रिभुज के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो आप जो 360 वाला फैक्ट दे रहे तो सभी त्रिभुज के कोण तो आपस में 180 डिग्री के होते हैं। तो हमने तो यहाँ पर फिर समरूप सम और समरूप क्यों लिखा है यहाँ पर? कौन से व्रत के अंदर 180 डिग्री का कोण बनता है यार? 360 डिग्री का बनता है व्रत के केंद्र के ऊपर। 180 बना दिए, 180 का तो हम बनाएंगे तब बनेगा। आधे व्रत के ऊपर 180 डिग्री का बनता है। हाँ भैया क्या होंगे? समरूप होंगे, सर्वांग सम होंगे? बताओ क्या होंगे? समरूप होंगे तो क्यों होंगे? हाँ वो तो पता है समरूप। देखिए हमने समरूपता की शर्त क्या पढ़ी कि जिनके संगत कोण आपस में क्या होना चाहिए? बराबर, तथा साथ में क्या होना चाहिए? भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। अब समरूपता की शर्त क्या है? कि संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए तथा भुजाएं भी क्या होनी चाहिए आपके? बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? समान अनुपात में होनी चाहिए। अब अगर मैं दो व्रत बनाऊं भैया, दो सकेंद्रीय व्रत बना दूं, ध्यान से देखना आप, क्या प्रकृति में सभी जितने भी व्रत बनेंगे सभी व्रत की त्रिज्या सिर्फ एक ही होती है क्या? क्या आर बराबर हमेशा 7 सेंटीमीटर हो गया? आर क्या होता है आपकी? आर होती त्रिज्या। और व्रत के अंदर क्या बनती है आपकी त्रिज्या? पहले तुम केंद्र बीच में बना दो, तो यानी केंद्र सम परिधि के बिंदु को मिलाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो कोई व्रत तो आपका 1 सेंटीमीटर का बन सकता है, कोई व्रत आपका 2 सेंटीमीटर का बन सकता है, कोई व्रत आपका 7 का बन सकता है, 14 का भी, 21 का भी, किसी का बन सकता है। अब मैं एक व्रत और बना लू भैया, अब भैया यहाँ पर तो मान लिया जाए व्रत बना हमारा दो छोटा है तो हम इसको 2 सेंटीमीटर मान ले, ये थोड़ा सा बड़ा है हम इसको 5 सेंटीमीटर मान ले। तो सर्वांग सम में हमने क्या पढ़ा है कि सभी अंग क्या होना चाहिए आपस में? समान। अब भैया हमने तो यहाँ पर दो वृत्तों की तुलना कर दी, तो एक की भुजा तो 2 सेंटीमीटर और दूसरे की भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर की। अब मान लिया जाए मैं एक त्रिज्या और बना दूं, ये भी आपकी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर कोण बना दूं आपस में कितना? 60 डिग्री। मैं यहाँ पर आपस में कोण बना दूं कितना? 60 डिग्री। तो ये त्रिज्या भी कितनी होगी आपकी? 5 सेंटीमीटर। तो इसमें तो त्रिज्या का मान आपका 2 सेंटीमीटर होगा था, इसमें आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। तो भैया क्या दोनों वृत्तों की त्रिज्या आपस में समान है क्या? नहीं है। अब सर्वांग समता की शर्त क्या है कि इसकी त्रिज्याएं का ये मान क्या होना चाहिए आपके? अगर सर्वांग सम का होगा तो आप कि सभी वृत्त आपस में कितने डिग्री के बनेंगे? एक ही त्रिज्या के बनेंगे। कि जैसे कि अगर 2 का बन गए तो अब प्रकृति में गणित में कभी 2 सेंटीमीटर के अलावा कोई व्रत बनेगा ही नहीं। ऐसा क्या संभव है क्या? नहीं है। व्रत आपका 1 सेंटीमीटर का भी बन सकता है त्रिज्या का, 2 सेंटीमीटर का भी बन सकता है, 5 का बन सकता है, 7 का भी बन सकता है। और इसी केंद्र पर हमेशा सभी कोणों का योग कितना होता है?
360 डिग्री। अगर मैं इसी को क्या बना दूं, सकेंद्रीय वृत्त बना दूं। सकेंद्रीय का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, कि दो वृत्तों का केंद्र क्या हो, एक ही हो, उसे हम क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। अब सकेंद्रीय वृत्त बना दिया भैया। मान लीजिए बड़े वृत्त की त्रिज्या आपकी 4 सेंटीमीटर की हो गई, तो मैं इसी दो को यहां से यहां तक बढ़ा दूं, ये कितना हो जाएगा आपका, ये यहां से यहां तक कितना था, 2, लेकिन यहां से यहां तक कितना है, ये कितने सेंटीमीटर हो गया आपकी, 4 सेंटीमीटर। और ये दो कहां से कहां तक है, ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक तो होगा आपका 2, और ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा आपका, 4। अब ये तो हमें पता है कि जो ये दो त्रिज्यखंड दिख रहे होंगे आपको, एक तो छोटे वृत्त का और एक बड़े वृत्त का। छोटे वृत्त में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। बड़े वृत्त में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। यहाँ पर इसकी भुजा कितनी है, 2, इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा कितनी है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, तो 2/4। क्या 2/4 के आपस में बराबर है क्या, बराबर है। और दोनों का कोण आपस में बराबर है, नहीं है 60 बराबर 60। तो यानी कि जरूरी तो नहीं कि सभी त्रिज्या की, सभी वृत्त की त्रिज्या एक समान रूप से होगी, 2 होगी या 4 होगी, ऐसा संभव नहीं है ना। तो यानी कि वृत्त की त्रिज्या हम किसी प्रकार की बना सकते हैं, 1 की, 2 की, 3 की, 5 की, 7 की। तो समरूपता की शर्त क्या है कि भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम एक वृत्त छोटा बना ले, दूसरा एक बड़ा बना ले, बना सकते हैं, कोई रोक टोक तो है नहीं। तो सभी वृत्त किस प्रकार के होते हैं आपके, समरूप होते हैं, ना कि सर्वांगसम। क्योंकि अगर सर्वांगसम होते तो फिर इनकी वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाती, बिल्कुल आपकी फिक्स हो जाती कि भैया आज से वृत्त की त्रिज्या सिर्फ 7 सेंटीमीटर की होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। अगर ऐसा फिक्स कर दे तो फिर वो क्या बनेगा आपका, सर्वांगसम। लेकिन ऐसा कोई फिक्स है क्या, नहीं है। तो यानी समरूपता की शर्त क्या है कि संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। ये देखो, ये छोटा त्रिज्यखंड कहां से कहां तक, यहां से यहां तक कोण कितना, 60 डिग्री। ये बड़ा त्रिज्यखंड आपका, इसका भी कोण कितना, 60 डिग्री। लेकिन भुजा त्रिज्याओं में अंतर है। तो यानी सभी वृत्त कैसे होते हैं आपके, समरूप होते हैं, ना कि सर्वांगसम होते हैं। बात नंबर 2, सभी वर्ग कैसे होते हैं। अब हमें तो वर्ग नहीं पता भैया, वर्ग क्या है पहले तो आप मेरे को ये बताओ, कि उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा, क्या हम इसी को वर्ग के नाम से जानते हैं क्या। सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं, क्यों होते हैं, जो खालिस्तान पढ़े ना, 4-5 खालिस्तान लिखे हर साल आते परीक्षा में, हर साल, इनमें से 1-2। पहले वर्ग क्या होता है ये बताओ, वर्ग क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। वर्ग चतुर्भुज का एक प्रकार है जिसकी 4 भुजाएं होती है। वो तो ये लिखा है लेकिन 2 का वर्ग 2, तो हम इसको उसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुणा बोलते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम आकृतियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आकृति में क्या होता है वर्ग, कि वर्ग चतुर्भुज का एक प्रकार है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। अब आगे बताओ वर्ग क्या होता है। ये तो बोलने मत कि मैंने नहीं बताया। चतुर्भुज का एक ऐसा प्रकार जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्या चतुर्भुज का विपरीत कोणों को मिलाएं तो क्या हम उसको विकर्ण के नाम से जानते हैं क्या, जानते हैं। तो इसके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण भी क्या होते हैं इसके आपस में बराबर होते हैं। साथ में इसके चारों कोणों के ऊपर क्या बनते हैं, 4 समकोण, यानी कि इसके चारों कोणों पर 90-90 डिग्री के 4 कोण बनते हैं। ये हमने जब व्रत पढ़ा था मैंने आपको बताया था, उसमें हमने एक घोड़े को घास भी लाई थी एक कोने पर बांधकर, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का, और यहाँ पर 90 डिग्री का। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि वर्ग की भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर की है कि 6 सेंटीमीटर की, सभी वर्ग में चारों कोणों के ऊपर क्या बनते हैं, 4 समकोण, चाहे उसकी भुजा कितनी सेंटीमीटर की हो। मैंने एक वर्ग बनाया छोटा और एक वर्ग बना दिया बड़ा। बनाना मेरे हाथ में, जैसा आपके हाथ में पेन है वैसे मेरे हाथ में मार्कर है। तो भैया ये जो बड़ा वाला वर्ग बना, क्या इसका कोण 90 से अधिक हो जाएगा क्या, नहीं होगा। इसके भी चारों कोणों का योग कितना होगा, 360, और इसके भी चारों कोणों का योग कितना होगा, 360। इसके भी चारों कोणों पर 4 समकोण बनेंगे और इसके भी चारों कोणों पर 4 समकोण बनेंगे। सिर्फ अंतर क्या होगा कि हो सकता है इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर की हो, इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर की हो जाए, या 8 की यहाँ पर 6 की हो जाए। तो इसमें अंतर क्या है कि संगत कोण तो आपस में बराबर है, कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। लेकिन वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। अब ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, 4 4 4, ये 6 तो ये भी कितनी होगी, 6 6 6। तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। कैसे अनुपात में होंगी, नाम दे दो इनको, ए बी सी डी।
इसको नाम दे दो ई, एफ, जी और एच। तो इनको समान अनुपात में बनाना है। कैसे कि ये रही आपका ए बी, ए बी के बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी के अनुपात में कौन आएगा, ई एफ, बी सी के अनुपात में कौन आएगा, एफ जी, उसके बाद सी डी के अनुपात में कौन आएगा, जी एच, और ए डी के अनुपात में कौन आएगा, ई एच या एच ई। 4/6, 4/6, 4/6, 4/6। वो संगत कोण तो आपस में बराबर हो गए कि ए का मान कितना 90 डिग्री, ई का मान कितना 90 डिग्री। ए बराबर हो जाएगा आपका ई के, बी बराबर होगा आपका एफ के, सी बराबर होगा आपका जी के, और डी बराबर होगा आपके एच के। तो संगत कोण तो बराबर ही है। साथ में देखो इनके ये क्या समान अनुपात में क्या, 4/6, 4/6, 4/6। तो सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अब अगर ऐसा होता है कि सभी वर्ग की भुजा 4-4-4 सेंटीमीटर ही होंगी, ऐसा अगर फिक्स हो जाता तो फिर हम उसको क्या मानते, सर्वांग सम मानते। लेकिन नहीं मान सकते हम। कोई वर्ग आपका 4 का हो सकता है, कोई 2 का हो सकता है, कोई 1 का हो सकता है। सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप। तो कोई बताए तो ऐसे बताना। बात आती है नंबर 3, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु की समबाहु, किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु की समद्विबाहु, समबाहु। तुम्हारे निशान लगे होते इसलिए बता रहे हैं आप, समबाहु समद्विबाहु। अभी परीक्षा में देखना क्या आपके दिमाग में ख्याल नहीं आया, क्या बताएं। क्या आप समबाहु त्रिभुज जानते हैं, क्या होते हैं समबाहु त्रिभुज, क्या होते हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये होगा आपका एक त्रिभुज, ये रहा आपका दूसरा त्रिभुज। दोनों त्रिभुज कैसे हैं आपके, समरूप हैं। ये होगा आपका ए बी सी। अच्छा, समरूप त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, समरूप त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री के। अरे महानुभावों, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तो कितने बराबर भागों में बांटेंगे, 3 भाग। तो 3 छंगे 18 और 0 का 0, यानी कि इसके भी प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 60-60-60। प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 60-60-60। संगत कोण तो आपस में बराबर हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे। समबाहु त्रिभुज का हमेशा प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 का। क्यों, क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो तीनों कोण कितने होंगे, 60-60-60। अब भले ही ये भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर की हो जाए तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो 6-6-6 हो जाएंगी। अब इसकी भैया एक भुजा 2 की हो गई तो 2-2-2 हो जाएंगी तीनों। अनुपात रख दो आप, ए बी के बराबर कौन आएगा, डी ई, यानी 6/2। बी सी के बराबर कौन आएगा, ई एफ, 6/2। ए सी के बटे में कौन आएगा, डी एफ, कितना 6/2। क्या तीनों आपस में बराबर है क्या, और कोण तो आपस में पहले बराबर हो गए। तो किस प्रकार के त्रिभुज होते हैं बराबर आपस में, समबाहु। अब इसमें एक और दिया ऑप्शन समद्विबाहु। तो समद्विबाहु की क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो देखना अब इसमें क्या हो जाता है भैया, जरूरी थोड़ी दोनों कोण हमेशा फिक्स होंगे। समबाहु में तीनों कोण हमेशा फिक्स होते हैं, कितने, 60-60-60 के। लेकिन अब मान लिया जाए ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो मान लिया जाए ये कोण आपका 40 डिग्री का होगा, तो ये कोण भी कितना होगा आपका 40 डिग्री का। अब मान लिया जाए अगले चित्र में तो ये आपका 30 डिग्री का होगा, तो ये फिर कितने का होगा, 30 डिग्री का। तो देखो क्या इनके कोण आपस में बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे। अगर हमें बना के दे तो वो अलग बात है, लेकिन अभी यहाँ पर समद्विबाहु एकदम बना सकते हैं ना कि भैया हो सकता है 40 का भी हो जाए, 30 का भी हो जाए। दोनों बराबर कोण आपके 35-35 के भी हो सकते हैं, 40-40 के भी हो सकते हैं, 55-55 के भी हो सकते हैं, 80-80 के भी हो सकते हैं। तो क्या समद्विबाहु में हमेशा दोनों कोण, ये दोनों कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन जब हम दो अलग अलग त्रिभुज की बात करेंगे तो क्या ऐसा फिक्स है क्या कि इनके कोण आपस में बराबर होंगे, जरूरी तो नहीं है ना। ये देखो मैंने 40-40 के बना दी, यहाँ पर 30-30 के बना दी। समद्विबाहु में बराबर नहीं होते, लेकिन किसमें बराबर होते हैं, समबाहु में। हमेशा प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये मोस्ट टाइम भी विकल्प है आपका कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। वो चौथा तो आपको पता ही है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। किसके पूछा है, सर्वांग की समरूप का, भुजाओं की दो संख्या वाले। अब ये भुजाओं की दो समान संख्या का मतलब क्या लिखा है कि समान संख्या कैसे, कि या तो आप दो त्रिभुजों की तुलना करो, या फिर दो चतुर्भुज की तुलना करो, या फिर दो वृत्त की तुलना करो। इस प्रकार समान संख्या में लिखा है कि समान संख्या कैसे, कि आपको त्रिभुज की तुलना चतुर्भुज से नहीं करनी है। त्रिभुज की तुलना किससे करनी है, त्रिभुज से। चतुर्भुज की तुलना चतुर्भुज से, वृत्त की तुलना वृत्त से। अगर इनकी भी नहीं करनी तो पंचभुज की तुलना किससे करोगे, पंचभुज से। यानी कि समान भुजाओं वाले दो बहुभुज, बहुभुज जिनमें कितनी भुजाएं होती। अच्छा, बहुभुज के
न्यूनतम किसी भी बहुभुज में न्यूनतम कितनी भुजाएं हो सकती हैं? किसी भी बहुभुज में न्यूनतम कितनी भुजाएं हो सकती हैं? कितनी हो सकती है? क्या आपका एक बहुभुज बना क्या? नहीं, 3 होती है। 3 कैसे? क्या त्रिभुज के अलावा कोई सी आकृति देखी आपने बंद? आप 2 लाइन खींच दो किसी भी प्रकार से, बंद आकृति है क्या है? आप कितनी भी कर लो कोशिश, बंद आकृति बनेगी क्या? वो बहुभुज होता है बंद आकृति, उसमें कितनी कम से कम भुजा होनी चाहिए? 3 तो होनी चाहिए। अधिकतम कितनी हो सकती है? कितनी खींच लो आप? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 बनाते जाओ भले आप। तो पूछा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। तो पहले में क्या जाएगा? संगत कोण बराबर हो। तो दूसरे में क्या आएगा? उनकी संगत भुजाएं क्या हो? बराबर हो कि समानुपाती हो? समानुपाती है। किसके लिए? समरूप के लिए। और अगर यहाँ पर समरूप यहाँ पर समरूप सर्वांग सम होता तो क्या आता फिर दूसरे में? आपका दूसरा दिया ना चौथे का, कि उनकी संगत भुजाएं खालिस्तान हो। अगर ये समरूप की जगह पर सर्वांग सम होता तो फिर क्या आता? उसमें बराबर आता कि समानुपाती आता? बराबर आता। सर्वांग सम में बराबर होना चाहिए भुजा, तथा समरूप में भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। इतना पढ़ा नहीं पड़ा आपको पल्ले? आया समझ में? दूसरे सवाल पर आ जाओ। टाइम हो जान दो भैया, ये एक्सरसाइज खत्म होगी, चिंता मत करो आप। 3 सवाल और बचे। निम्नलिखित युग्मों के भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित युग्मों के भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला लिखा समरूपाकृतियां। तो ऐसी 2 आकृति बनाओ कि जो क्या है? समरूप हो। और ये सवाल आप मजाक मानोगे, पिछले साल आएगा। वो पता है सवाल कैसा होगा? आप किसी भी प्रकार की 2 आकृति बना दो जो कि क्या हो? समरूप हो। तो आपको समरूप पता है ना क्या होता है? जिसके क्या हो? संगत कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। और क्या हो आगे? संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो। तो क्या मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताया गया व्रत का? व्रत का उदाहरण बताया। वो सकेंद्रीय व्रत आप सभी जानते ही हैं। तो पहला उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? बना के आ जाना सकेंद्रीय व्रत। सकेंद्रीय व्रत कैसा बनाओगे आप? कि प्रकार उठाना, प्रकार लेके जाना सभी परीक्षा में। एक व्रत बनाना छोटा सा, लेकिन माप के बनाना 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का, और इसी में एक और दूसरा व्रत बना देना। अब इसकी भुजा हो गई भैया 2 सेंटीमीटर, तो ये दूसरी भुजा भी, यानी दूसरी त्रिज्या भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। इसी का जस्ट आगे बढ़ा देना इसको। मान लिया जाए यहां से यहां तक आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई, तो बड़े वाले व्रत की त्रिज्या भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। अब छोटे त्रिज्यखंड में अगर मान लिया जाए 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो बड़े त्रिज्यखंड में कितना बनेगा? 45, क्योंकि हमने इसी को तो आपस में बढ़ाया। तो आपके 2 व्रत हो जाएंगे। इसको मान लो आप C1, इसको क्या मान लो आप? C2। तो C1 का कोण कितना है? 45 डिग्री। C2 का कोण कितना है? 45 डिग्री। अब भुजाओं तो यानी कि कोण कोण आपस में क्या हो गए? बराबर। थीटा बराबर 45 डिग्री। दोनों त्रिज्यखंड का हो गया। अगर हम इनकी त्रिज्याओं को देखें तो क्या आएगा? 2/5 बराबर 2/5। तो क्या है? समान अनुपात में है क्या? है। तो यानी कि क्या हो जाएंगे? पहला उदाहरण आपका सकेंद्रीय व्रत। 2 उदाहरण पूछा आपसे। दूसरा उदाहरण किसका बनाओगे? मैंने आपके वर्ग बताया अभी, वर्ग बना देना। वर्ग नहीं बनाओ तो क्या बना दोगे? वर्ग नहीं बनाओ तो क्या बनाओगे? समबाहु त्रिभुज बना देना। अब व्रत बना तो दिया, कितने व्रत बनाओगे? एक एक बनाओगे क्या? चतुर्भुज कौन सा बनाओगे? आयत बनाओगे क्या? क्या? वर्ग कि वर्ग? दूसरा है तो वर्ग बना देना। आपके दिमाग में वर्ग नहीं आया, तीसरा क्या बना दोगे आप? समबाहु त्रिभुज बना देना, क्योंकि इसके 3 कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। इसके 4 कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। देखिए 4 कोण बराबर कैसे? एक आपको छोटा वर्ग बना देना है और एक थोड़ा सा बड़ा बना देना है। दोनों की भुजाएं आप अलग अलग कर देना। इसकी भुजा अगर 2 हो गई, इसकी भुजा को आप 3 कर देना। ये तो हमें पता ही है कि 4 कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। तो उनने तो हमसे 2 उदाहरण पूछा था, हमने कितने बना दिए? 3 बना दिए। आपको वर्ग नहीं बनाना हो तो क्या बना दोगे? समबाहु त्रिभुज। लेकिन सिर्फ अंतर क्या करना है? एक थोड़ा सा छोटा और एक बड़ा। एक आप 1 सेंटीमीटर का बनाओ, दूसरा कितने का बनाओगे? 2 सेंटीमीटर का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के 3 कोण आपस में क्या होते हैं?
बराबर। तो समरूपता की शर्त क्या है? पहला, संगत कोण बराबर होना चाहिए। देखो आप, इसके संगत कोण बराबर है, इसके भी संगत कोण बराबर है, और इसके भी संगत कोण आपस में क्या है? बराबर। और चूंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, एक दो होंगी तो चारों दो, एक तीन होंगी तो चारों दो। इसकी एक भुजा 1 सेंटीमीटर होगी, दूसरी 3 होगी, तो एक 3 तो दूसरे की भी कितनी हो जाएगी? सारी 3 3 3। समरूपता का मतलब क्या होता है? समान अनुपात में होना चाहिए और संगत कोण बराबर होना चाहिए। ये सवाल आया पिछली बार, इस बार आ सकता है, इंपोर्टेंट है। इसका दूसरा सवाल क्या है? ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। कौन सी आकृति समरूप नहीं है? हाँ, ऐसी आकृति है जो समरूप नहीं है। अब बताओ भैया। दो आकृति बना दो। अब आकृति वही बनानी है, समान संख्या वाली बनाना। पहली बात तो कि त्रिभुज के साथ क्या बनाना है आपको? त्रिभुज। चतुर्भुज के साथ चतुर्भुज, पंचभुज के साथ पंचभुज। कौन सी आकृति बनाओगे? दो। ये तो आपका पहला सवाल हो गया, ये पहला सवाल था आपका। कि हमारे दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि अब तक तो के हिसाब से तो ये लग रहा कि दो त्रिभुज बना दो, एक समकोण त्रिभुज बना दो आप। समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। हम इसको नाम दे देंगे ए बी सी। अब एक तो हमने बना दिया कितना? 90 डिग्री। एक को मान लो आप 30 डिग्री, दूसरे को क्या मान लो आप? 60 डिग्री। तीनों कोणों का कितना होना चाहिए आपका? 180 डिग्री। इसके साथ दूसरा त्रिभुज बना देना आप, समबाहु। क्योंकि हमें पता है समबाहु की तीनों कोण कितने कितने होते हैं? 60 60 60। तो पहले में हमसे पूछा था कि दो ऐसे उदाहरण दो कि जो क्या हो? समरूप हो। तो समरूप में क्या होने चाहिए? संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। और सभी आकृतियों में दोनों शर्त लागू होनी चाहिए आपके, एक शर्त से काम नहीं चलेगा। संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, साथ में संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। अब आप इसमें देखोगे तो क्या इसमें आपके संगत कोण आपस में बराबर हो रहे हैं क्या? इसमें 30 का कोई कोण इसमें 30 का है क्या? नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे? एक तो समकोण त्रिभुज, दूसरा क्या? समबाहु त्रिभुज। ये दोनों आकृतियां का समरूप है क्या? नहीं है। क्योंकि अब कोण ही बराबर नहीं है तो भुजाओं पर क्यों जाए? तो इनकी भुजाएं क्या आपस में बराबर है क्या? हमें मतलब ही नहीं उससे, क्योंकि कोण आपके बराबर है क्या? नहीं है। दोनों आकृतियां क्या है? समरूप है क्या? नहीं है। दूसरा उदाहरण कौन सा दोगे? मैंने आपको बताया था एक तो वर्ग, मैंने आपको आयत ही बताया था आयत। क्या होता है आयत? जिसके दो भुजाएं बराबर हो। चलो आप आयत को छोड़ो। हाँ, वर्ग क्या होते हैं? जिसके चारों कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। और चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। और चारों कोण भी आपस में क्या हो? बराबर। कौन कौन से? समकोण। और आयत क्या होता है कि इसके भी चारों कोणों पर क्या बनते हैं? चार समकोण। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे कि ये बोर्ड, आमने सामने की भुजाएं, ये देखो, ये भुजा के बराबर ये वाली भुजा है, इस वाली भुजा के बराबर ये वाली भुजा। आयत के भी चारों कोणों पर क्या बनते हैं? चार समकोण। अब मान लिया जाए इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हुई तो 4 4 4 हो जाएंगी चारों। अब मान लिया जाए ये तो हो गई आपकी 8, तो ये भी हो गई 8, ये हो गई आपकी 1, तो ये भी कितनी होगी? अब इनका अनुपात बनाओ आप। तो इनके संगत कोण तो बराबर है, इसके बराबर ये, क्योंकि चारों कोणों पर क्या बनते हैं? दोनों में समकोण 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 बनते हैं। तो संगत कोण तो इसके बराबर हो गए, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो ये लिखा 4, 4 के बटे में कितना आएगा? 8। अगला लिखा 4, 4 के बटे में कितना आएगा? 1। अगला लिखा सॉरी ये 4, 4 के बटे में कितना आएगा? 8। और एक ये 4, इस 4 के बटे में कौन सा आएगा? ये 1। क्या ये चारों आपस में बराबर है क्या? आप तो हल कर दो इनको। कहाँ है बराबर? किसको दिख गया बराबर? 4 एकम 4, 4 दूने 8। बात मत किया करो। 4 एकम 4 और 4 दूने 8। तो यहाँ पर कितना लिखा? 1/2। 1/2 4 बटे 1 के बराबर है क्या? तो क्या इनकी भुजाएं आपस में संगत भुजाएं का अनुपात बराबर है क्या? नहीं है। तो यानी कि दोनों आकृति कैसी होंगी आपकी? समरूप नहीं होंगी। समरूप नहीं होंगी। ये दोनों आकृति क्या होंगी? समरूप नहीं होंगी। लेकिन ये समरूप है, ये समरूप है, ये समरूप है, क्योंकि ये आपके समबाहु त्रिभुज, ये दोनों आपस में वर्ग,
क्या है, समरूप है। और ये दोनों सकेंद्रीय वृत्त क्या है, समरूप है। समरूप संगत कोण बराबर हो। बात नंबर 2, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो। और समरूप नहीं होंगे तो क्या होंगे, संगत कोण बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर बराबर हो भी जाते हैं तो क्या होना चाहिए, संगत भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए। किसमें, समरूप नहीं के लिए। अगर होने के लिए दोनों शर्त लागू होनी चाहिए, नहीं होने के लिए दोनों में से या तो भले दोनों शर्त लागू ना हो या एक भी शर्त लागू ना हो। ये दूसरा सवाल है आपका। तीसरा सवाल, अब आपको चित्र बना के दिया, देखो आप बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। है या नहीं है, पूछा है, बताओ है कि नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है। चारों भुजाएं क्या है, कोण भी बराबर है। आपकी एक आकृति तो इस प्रकार की बनी है, इसकी चारों भुजाएं क्या है, 1.3 सॉरी 5 है ना, 1.5 1.5 1.5 और 1.5। इसका मतलब क्या हुआ कि चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। दूसरी आकृति आप किस प्रकार की बनी हुई है, तो क्या है, कितनी है, 3 3 3 और 3, तो चारों भुजाएं तो इसकी बराबर है। अगर हम संगत भुजाओं को आपस में देखें तो 1.5 इसके बराबर कौन आएगा, ये आएगा। 1.5 के बटे में कितना आएगा, 3। 1.5 के बटे में 3, किसी के बटे में कोई से 3 लिख लो क्योंकि सभी आपस में क्या है, बराबर है। 1.5 बटे 3, तो संगत भुजा तो आपस में बराबर है ना। फिर क्या बराबर नहीं है, आपने कहा समरूप नहीं है, मैंने कब बोला, ऐसा हाथ उठा दिया। वही बात है कि यहाँ पर आपके ऊपर लिखे हुए बुक में निशान लगे होंगे, नहीं भी लगे तो दो तो ऑप्शन ही आपके पास, समरूप है या नहीं है। थोड़ा सा कारण तो जान लो उसका, क्यों है या नहीं है। मैं पूछा नहीं भी लगे होंगे तो दो तुक्के हैं आपके पास, समरूप है या नहीं है, हाँ या ना, लेकिन क्यों नहीं है ये तो जानो आप। ये आकृति किस प्रकार की है आपकी, चतुर्भुज की, लेकिन कौन से चतुर्भुज की है, चतुर्भुज के 5 प्रकार बताए मैंने आपको, एक वर्ग, एक आयत, एक समांतर, एक कौन सा, समचतुर्भुज, और एक समलंब चतुर्भुज। तो एक तो होता है समचतुर्भुज और होता है एक वर्ग। दोनों की चारों चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। लेकिन आप ये पहली वाली जो आकृति किताब में देखो, उसको देखो सिस्टमेटिक बनी हुई, क्या उसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे क्या, पहली वाली आकृति 1.5 वाली के बराबर हो जाएंगे विकर्ण। भैया एस को क्यू से मिलाओ और पी को आर से मिलाओ, क्या दोनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। मेरे कहने से नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी, स्केल से नाप लेना आप। और साथ में ये समलंब चतुर्भुज होता है, किस प्रकार का होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है आपका, इस प्रकार का। बिना स्केल की माप से बराबर बनना मुश्किल हो जाते हैं, ये इस प्रकार का। यानी कि अब आप ध्यान से देखना, आप इस वाली भुजा को मिलाओगे और आप इस वाली भुजा को मिलाओगे तो दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है क्या, ये जो विकर्ण है। लेकिन ये वर्ग में क्या बनती है, आपस में बराबर बनती है। और ये समलंब चतुर्भुज का प्रकार है आपका 1.5 वाला है ना, समलंब चतुर्भुज, जिसके चारों कोण आपस में बराबर नहीं होते। कौन सा प्रकार है, समलंब चतुर्भुज, यानी कि इसके चारों कोणों पर समकोण नहीं बनते। आप देखो समकोण कहां बनते हैं, जहां एक भुजा आपकी सीधी और एक भुजा बिल्कुल कैसी हो, आड़ी हो। इसमें देखो आपकी सीधी और एक आड़ी है, इसमें है क्या, एक भुजा तो आपकी ये है लेकिन दूसरी कितने झुकी हुई है, तो क्या यहाँ पर 90 बनेगा क्या, 90 कहां पर बनता है, ऐसे पर बनता है 90, बिल्कुल सीधी रेखा जाए वहां पर। तो यानी दोनों के क्या है, संगत कोण बराबर नहीं होंगे। तो दोनों शर्त अप्लाई होना चाहिए आपकी, कौन कौन सी, संगत कोण भी बराबर हो, साथ में संगत भुजाओं के अनुपात भी आपस में बराबर हो। एक तो ये सवाल आया था पिछले साल, तीसरा सवाल इसका, और एक आया था दूसरा सवाल अथवा में करके, दोनों आए थे, दोनों में से एक करना था आपको। तो दूसरे में क्या लिखोगे आप, समरूप नहीं है। समरूप नहीं है कि शर्त क्या लिखोगे, नहीं के लिए शर्त क्या लिखोगे कि संगत कोण बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो क्या लिख देते कि संगत कोण भी बराबर है और संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर है। लेकिन संगत भुजाओं के अनुपात तो इसमें है बराबर, लेकिन क्या बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है। दोनों शर्त अप्लाई होनी चाहिए हर आकृति में। लिख लेना आप ये भले कि संगत कोण बराबर नहीं है। कौन सा प्रकार है, चतुर्भुज का, समचतुर्भुज का प्रकार है। चतुर्भुज का एक प्रकार है जिसको हम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। पहले सवाल में 3 लिख लेना, सकेंद्रीय वृत्त, वर्ग और समबाहु। दूसरे में लिख लेना समकोण समबाहु, पहले के लिए।
और दूसरा लिखना वर्ग और आयत। दो दो उदाहरण पूछे ना आपसे, कितने कितने पूछे, दो दो पूछे। तो पहला उदाहरण तो ये दूसरे का, और दूसरा उदाहरण ये, पहले के 3 लिख दिए मैंने। क्या क्या लिखोगे, एक तो सकेंद्रीय वृत्त, दूसरा वर्ग और तीसरा समबाहु त्रिभुज। और चौथे का तो आप कारण पता ही कि संगत कोण आपस में क्या है, बराबर नहीं है। ये आकृतियां भले मत बनाना, नाम लिख लो बस इनके, कि पहला तो सकेंद्रीय वृत्त, दूसरा उदाहरण क्या वर्ग, तीसरा उदाहरण क्या समबाहु त्रिभुज। दूसरे में आएंगे सकेंद्रीय नहीं है, तो सकेंद्रीय कौन नहीं है, समकोण और समबाहु सकेंद्रीय नहीं है, और वर्ग और आयत सकेंद्रीय नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, सकेंद्रीय बोल रहा हूं, समरूप नहीं है। समरूपता की दोनों शर्त याद रखिए ना। कल साथ में मैंने सूत्र नहीं पूछे आपसे, किसके, पृष्ठीय क्षेत्रफल के, कल पूछूंगा याद से। भैया तक की फीस बकाया फीस जमा कर दो, कर दो, ये सब काम चलेगा। हम कहाँ चलेंगे रे?